Good evening aspirants. Welcome to Coachup IS e-learning platform. My name is मनीष शुक्ला और आज हम आपका जो ज्योग्राफी वाला मॉड्यूल था उसको कंटिन्यू करेंगे। जो लास्ट लेक्चर था ज्योग्राफी वाला उसमें हम लोगों ने मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ चैप्टर नंबर 5 क्लास 6 देख रहे थे। जो टॉपिक्स कंप्लीट हो गए थे वहाँ पे वो था आपका लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर। ये दो टॉपिक्स मैंने आपके कंप्लीट करा दिए थे वहाँ पे। तो जिन लोगों ने ये नहीं देखा है वो प्रीवियस लेक्चर्स जाके हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके देख लें, तो आगे कंटिन्यूम बना रहेगा तो उनको बेहतर चीज़ें समझ में आएंगी। तो आज जहाँ से हम स्टार्ट करेंगे वो होगा आपका एटमॉस्फेयर वाला पार्ट। ठीक है, तो चलते हैं। ये स्लाइड आप लोग एक बार देख लीजिए, उसके बाद मैं समझाता हूं इस पे आपको। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। एटमॉस्फियर या वायुमंडल। तो वायुमंडल क्या होता है? जो हमारा अर्थ है, हमारी जो पृथ्वी है, वो चारों तरफ से गैसेस के मिक्सचर से सराउंडेड है। ठीक है, अर्थ इज सराउंडेड बाय ए लेयर ऑफ गैस। ये जो लेयर ऑफ गैस है जो कि अर्थ को सराउंड करती है, इसको हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फियर या वायुमंडल। ठीक है, तो जैसे ये आपकी अर्थ है, अर्थ के चारों ओर गैसेस का लेयर है जो अर्थ को सराउंड करती है, तो इसको हम बोलते हैं क्या? अर्थ का एटमॉस्फियर या वायुमंडल। ठीक है, अब ये जो एटमॉस्फियर में जो गैसेस होती हैं वो क्यों यूजफुल हैं? कहने का मतलब एटमॉस्फियर का सिग्निफिकेंस क्या है, क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी। तो एटमॉस्फियर में कुछ गैसेस ऐसी पाई जाती हैं जैसे कि ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का इंपॉर्टेंस हम सब लोग जानते हैं, रेस्पिरेशन में इसका यूज होता है। ठीक है, उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, तो ये सब गैसेस का कुछ ना कुछ यूज है जो हम देखेंगे आगे। उसके अलावा एटमॉस्फियर जो होता है ये हमको सोलर जो रेज होती हैं, सूर्य की जो किरणें होती हैं, उनके जो हार्मफुल इंपैक्ट्स होते हैं उनसे भी हमको प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, तो ये सिग्निफिकेंस है एटमॉस्फियर का। एटमॉस्फियर क्या है? इट इज ए मिक्सचर ऑफ गैस दैट सराउंड्स द अर्थ। और फिर इसका सिग्निफिकेंस क्या है? इसमें पाई जाने वाली जो अन्य अलग अलग गैसें हैं उन सब का कुछ ना कुछ यूज है। ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, नाइट्रोजन का, वाटर वेपर का। ठीक है, उस सब को हम देखेंगे। उसके अलावा ये जो सन रेज की हार्मफुल इंपैक्ट होते हैं उससे भी हमको बचाता है। तो ये एटमॉस्फियर का हमारे सिग्निफिकेंस है। अब हम एटमॉस्फियर को किन हेडिंग्स के अंतर्गत पढ़ेंगे? तो पहले हम देखेंगे एटमॉस्फियर का स्ट्रक्चर या अवसंरचना। ठीक है, स्ट्रक्चर में हम देखेंगे कि एटमॉस्फियर, जो अर्थ का एटमॉस्फियर है, वो कैसे डिफरेंट लेयर्स से मिलकर बना है। उस एटमॉस्फियर में डिफरेंट लेयर्स पाई जाती हैं। क्लियर? तो वहां पे हम लोग इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। डिटेल में आगे हम आप लोगों से डिस्कस करेंगे वो। उसके अलावा स्ट्रक्चर के अलावा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा आपका एटमॉस्फियर में, वो होगा इसका कंपोजिशन। एटमॉस्फियर का संगठन या कंपोजिशन। एटमॉस्फियर में कौन कौन सी गैसेस पाई जाती हैं ये पार्ट हम देखेंगे। नाइट्रोजन कितना है, ऑक्सीजन कितना है, कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, इनका यूज क्या है, ठीक, इनका सिग्निफिकेंस क्या है एक एक गैस का, तो वो चीज हम वहां पे कंपोजिशन में इसके देखेंगे। जो थर्ड पार्ट है इसका वो है एटमॉस्फेरिक प्रॉपर्टीज, जैसे कि एटमॉस्फेरिक डेंसिटी, टेम्परेचर एंड प्रेशर, घनत्व, तापमान और दबाव। तो इनके बारे में हम जानेंगे।
सबसे पहले हम क्या देखेंगे, स्ट्रक्चर क्या है, अवसंरचना क्या है, फिर देखेंगे कॉम्पोजिशन या संगठन क्या है, संगठन क्या है, और थर्ड चीज हम जो देखेंगे वो एटमॉस्फेरिक डेंसिटी, टेम्परेचर, प्रेशर। क्लियर? तो इन सब के बारे में एक एक करके हम आज के लेक्चर में इसको कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एटमॉस्फेयर के स्ट्रक्चर से, अवसंरचना से। तो ये स्लाइड एक बार आप लोग देख लीजिए, फिर मैं इसको समझाता हूं आपको। तो स्टार्ट करते हैं। पहला स्टेटमेंट जो है इसमें वो ये है कि जो अर्थ का एटमॉस्फेयर होता है वो अर्थ के सरफेस से 1600 किलोमीटर तक की हाइट तक पाया जाता है। ठीक है? जैसे मान लीजिए अगर ये अर्थ है तो अर्थ को जो सराउंड करती हुई गैसेस हैं ये किस हाइट तक पाई जाती हैं अर्थ से? 1600 किलोमीटर तक। क्लियर? तो 1600 किलोमीटर तक अर्थ का एटमॉस्फेयर या गैसेस जो अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल के इन्फ्लुएंस में रहती हैं वो पाई जाती हैं। अब आप ये कहेंगे कि ये 1600 किलोमीटर तक ही क्यों, उसके बाद का क्यों नहीं? तो ये समझिए आप, अर्थ का, पृथ्वी का एक ग्रेविटेशनल पुल होता है, गुरुत्वाकर्षण खिंचाव बल। ठीक है? इस ग्रेविटेशनल पुल की वजह से ये जो गैसेस हैं वो अर्थ की तरफ अट्रैक्टेड रहती हैं, अर्थ के इन्फ्लुएंस में रहती हैं। क्लियर? अब ये अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल सबसे ज्यादा कहां पे होगा? अर्थ के सबसे नजदीक। क्लियर? जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे अर्थ का जो ग्रेविटेशनल पुल है वो कम होता जाएगा और करीब करीब 1600 किलोमीटर के बाद अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल इतना इनसिग्निफिकेंट हो जाता है कि किसी भी पार्टिकल को, किसी भी गैस को अपने इन्फ्लुएंस में नहीं रख पाता है। क्लियर? तो इसीलिए अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो 1600 किलोमीटर तक माना गया है। क्यों? क्योंकि इतनी डिस्टेंस तक जो गैसेस हैं वो अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल के इन्फ्लुएंस में रहती हैं, इसलिए वो अर्थ का एटमॉस्फेयर बनाती हैं। क्लियर? अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। फिर ये कह रहा है कि द एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 5 लेयर्स बेस्ड ऑन कंपोजिशन, टेम्परेचर एंड अदर प्रॉपर्टीज। इसका कहना है कि जो अर्थ का एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर है वो 5 लेयर्स का है। किस बेसिस पे हम कह रहे हैं कि ये अलग अलग परतें होती हैं अर्थ के एटमॉस्फेयर में? बेस्ड ऑन कंपोजिशन, टेम्परेचर एंड अदर प्रॉपर्टीज। अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो 5 परतों से मिलकर बना हुआ है। यहां पे आप देख रहे होंगे। ठीक है? यह है अर्थ का सरफेस। क्लियर? यह है आपका क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फियर। इसके ऊपर समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फियर, फिर मध्य मंडल या मेसोस्फियर, फिर आयनोस्फियर या आयन मंडल, और फिर एक्सोस्फियर। क्लियर? तो ऐसी 5 लेयर्स पाई जाती हैं अर्थ के एटमॉस्फेयर में। अब ये 5 अलग अलग लेयर्स क्यों हैं, वो किस बेसिस पे इनको अलग किया गया है? तो वो कंपोजिशन के बेसिस पे, टेम्परेचर के बेसिस पे। ठीक है? तो जैसे कि बात करें ट्रोपोस्फियर, तो ट्रोपोस्फियर में सबसे ज्यादा अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो कॉन्सेंट्रेटेड रहता है। क्यों?
क्योंकि हमने अभी देखा था ये अर्थ है, अर्थ का एक ग्रेविटेशनल पुल होता है, गुरुत्वाकर्षण खिंचाव होता है। तो ये गुरुत्वाकर्षण खिंचाव सबसे ज्यादा कहां पे होगा? अर्थ के सबसे नजदीक सबसे ज्यादा होगा। जैसे ऊपर जाओगे ग्रेविटेशनल पुल कम होता जाएगा। तो यहां पे अगर अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल सबसे ज्यादा है तो यहीं पे तो सबसे ज्यादा गैसेस का डेंसिटी होगी। तो ट्रोपोस्फियर में सबसे ज्यादा एटमॉस्फेरिक डेंसिटी होती है, ठीक है। उसके अलावा हम बात करें तो ट्रोपोस्फियर में जो टेम्परेचर होता है, जैसे आप ऊपर जाओगे ट्रोपोस्फियर में टेम्परेचर घटता जाता है। अभी हम आगे देखेंगे टेम्परेचर क्यों घटता है। तो कहने का मतलब यह है कि बेस्ड ऑन कंपोजिशन एंड टेम्परेचर एंड अदर प्रॉपर्टीज वी कैन डिवाइड द अर्थ एटमॉस्फियर इनटू 5 लेयर्स। क्लियर? जैसे अगर आप स्ट्रेटोस्फियर में जाओगे तो स्ट्रेटोस्फियर का जो कंपोजिशन होता है, संगठन है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट गैस कौन सी है? ओजोन। क्लियर? तो कंपोजिशन और टेम्परेचर में कैसे बदलाव आ रहा है, उस हिसाब से हम अर्थ के एटमॉस्फियर को 5 लेयर्स में डिवाइड कर देते हैं। अगर ये अर्थ है तो इसकी जो सबसे नजदीक की लेयर है ये कौन सी होगी? ट्रोपोस्फियर। फिर स्ट्रेटोस्फियर, फिर मीजोस्फियर, फिर आयनोस्फियर और फिर एक्सोस्फियर। क्लियर? यह है आपका अर्थ और यह है इसका एटमॉस्फियर अप टू 1600 किलोमीटर फ्रॉम अर्थ सरफेस। क्लियर? तो ऐसे कुछ अर्थ के एटमॉस्फियर का स्ट्रक्चर या अवसंरचना होती है। अब देखिए, अभी हम लोग, मैं फिर से आपको बता देता हूं कि हम 6th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। तो यहां पे मैं बहुत एडवांस लेवल की चीजें आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन आगे की क्लासेस में आप देखेंगे कि आपको हर एक लेयर की प्रॉपर्टी मैं बताऊंगा। ट्रोपोस्फियर की कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊंगा, स्ट्रेटोस्फियर की कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊंगा इसका कंपोजिशन क्या होता है, इसका टेम्परेचर कैसे चेंज होता है। तो ये सब चीजें मैं डिटेल में आगे आने वाली क्लासेस में डिस्कस करूंगा आपके। ठीक है, तो अब हम चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। आपको स्ट्रक्चर समझ आ गया होगा। अब हम देखेंगे एटमॉस्फियर का कंपोजिशन। आप लोग इस स्लाइड को जरा एक बार देख लीजिए, फिर मैं आपको समझाता हूं इसको। ठीक है, तो बात करते हैं अर्थ के कंपोजिशन की। अर्थ का जो एटमॉस्फियर है उसका कंपोजिशन किन किन गैसेस से मिलकर बना हुआ है। तो ये आप यहाँ पे देखें, सबसे ज़्यादा 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन और भी जो गैसेस हैं यहाँ पे। ठीक है, तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सबसे ज़्यादा इनका जो है टोटल जो अर्थ का एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट गैसेस हैं। तो हम देखें, इसमें स्टेटमेंट कह रहा है कि द एटमॉस्फियर इज कंपोज्ड मेनली ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। नाइट्रोजन कितना है? 99%। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिला के 99% है। नाइट्रोजन 78% है और ऑक्सीजन 21%। उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन और ये सारी चीजें हैं। क्लियर? फिर हम देखें कि इन गैसेस का क्या सिग्निफिकेंस है। तो नाइट्रोजन का क्या सिग्निफिकेंस है? जो नाइट्रोजन गैस होती है उसका मैं कुछ आपको यहाँ पे सिग्निफिकेंस बता देता हूँ, कुछ आगे की क्लासेस में डिटेल में बताऊंगा। जो सॉइल बैक्टीरिया होते हैं
जैसे एजोटोबैक्टर, एजोस्पिरिलियम, ये सब क्या करते हैं, ये एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट नाइट्रोजन को फिक्स कर देते हैं। किस फॉर्म में, नाइट्राइट और नाइट्रेट के फॉर्म में। और ये जो फिक्स्ड नाइट्रोजन होती है, इसको सॉइल में से कौन एब्जॉर्ब कर लेता है, ये है आपकी सॉइल। इस सॉइल में है सॉइल बैक्टीरिया। ये सॉइल बैक्टीरिया जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट नाइट्रोजन है इसको फिक्स कर देगा नाइट्रेट और नाइट्राइट के फॉर्म में। ये नाइट्रेट और नाइट्रेट कौन कंज्यूम कर लेगा, प्लांट आपका, ठीक है, प्रोटीन फॉर्मेशन कर लेगा ये। और इसको कंज्यूम कौन करता है, ह्यूमन। क्लियर। तो ये सिग्निफिकेंस है नाइट्रोजन का। उसके अलावा भी ये डाइल्यूटेंट ऑफ एटमॉस्फेयर होता है। तो इन सब बारे में हम और इसकी प्रॉपर्टीज आगे आने वाली क्लासेस में जानेंगे। तो ये नाइट्रोजन का सिग्निफिकेंस हो गया आपके। फिर ऑक्सीजन का सिग्निफिकेंस देखें तो ऑक्सीजन का सिग्निफिकेंस क्या है, ऑक्सीजन सभी को चाहिए ना, सांस लेना है तो ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंस जानना है तो कुछ देर सांस रोक के देखो, पता चल जाएगा, ठीक है। तो रिस्पिरेशन के लिए आपका ऑक्सीजन यूज होता है। उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप सब लोगों ने एक फिनोमिना पढ़ा होगा, फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, जो ग्रीन लीव्स होती हैं वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करती हैं, इसके यूज से ये अपना फूड बनाती हैं, कार्बोहाइड्रेट बनाती हैं। और इन ग्रीन लीव्स या जो पेड़ हैं इनको ह्यूमन कंज्यूम करता है, पूरी फूड चेन चलती है इससे, ठीक है। तो जो प्लांट्स हैं वो अपना फूड फोटोसिंथेसिस के जरिए बनाते हैं। उस फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट किया जाता है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का आपका यूज रहा। उसके अलावा हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड का क्या सिग्निफिकेंस है, तो जो अर्थ है और ये है अर्थ का एटमॉस्फेयर, क्लियर। ये है आपका सन, ये है सोलर रेडिएशन, सूरज से आने वाली किरणें, ठीक है। तो सूरज से जो किरणें आती हैं उनमें जो हीट होती है वो हीट अर्थ क्या करती है, अर्थ का जो सरफेस होता है एब्जॉर्ब कर लेता है और एब्जॉर्ब करने के बाद इसको रेडिएट बैक कर देता है, वापस स्पेस में रेडिएट कर देता है। इसको बोलते हैं अर्थ रेडिएशन। तो जितनी हीट सन से आई अगर वो सब रेडिएट हो जाएगी तो अर्थ पे क्या होगा, टेम्परेचर बहुत कम चला जाएगा। अगर टेम्परेचर बहुत कम चला जाएगा तो लाइफ पॉसिबल नहीं होगी। तो होता यह है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है वो जो अर्थ का रेडिएशन है, अर्थ का जो रेडिएशन है, इसको जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है इसको हम ग्रीन हाउस गैस भी बोलते हैं। और ये क्या करती है कि अर्थ के रेडिएशन के एक पार्ट को एब्जॉर्ब कर लेती है, इसको अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर स्पेस में नहीं जाने देती है। इससे होता क्या है कि अर्थ पे एक सूटेबल टेम्परेचर बना रहता है और लाइफ सस्टेन करती है। तो CO2 एज ए ग्रीन हाउस गैस ये फंक्शन करती है, ये सिग्निफिकेंस है, ठीक है। तो हमने यहां पे क्या देखा इस पार्ट में, अर्थ के एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन, कौन कौन सी गैसेस पाई जाती हैं, फिर हर एक गैस का क्या सिग्निफिकेंस है। अब आते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में, एटमॉस्फेरिक डेंसिटी। तो इसको आप लोग एक बार देख लें, फिर मैं आपको समझाता हूं इसको।
ठीक है, बताते हैं। एटमॉस्फेरिक डेंसिटी, घनत्व, तो जो एटमॉस्फेयर की डेंसिटी है वो जैसे हम अर्थ से दूर जाते हैं, जैसे हाइट हमारी बढ़ती जाती है अर्थ से एटमॉस्फेयर में, वैसे इसकी डेंसिटी क्या होती है, कम होती जाती है। तो अर्थ ये जो डेंसिटी है ये मैक्सिमम कहाँ पे होती है, सी लेवल पे, और जैसे हम ऊपर जाते हैं ये डेंसिटी क्या होती है, डिक्रीज होती जाती है। जैसे इस डायग्राम पे आप देख रहे होंगे, ये है अर्थ, ये है आपका सी, कहने का मतलब ये है अर्थ का सरफेस, यहां पे हाई डेंसिटी है, जैसे आप ऊपर गए लो डेंसिटी हो गई। आप देख रहे होंगे ये गैसेस हैं, यहां पे गैसेस ज़्यादा डेंस तरीके से हैं, और जैसे जैसे आप ऊपर जाते जा रहे हो गैसेस की डेंसिटी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो जैसे हम एटमॉस्फेयर में ऊपर जाते हैं उसकी डेंसिटी कम होती जाती है। अब ऐसा होता क्यों है, तो मैंने अभी आपको समझाया था, अर्थ क्या करता है, अर्थ ग्रेविटेशनल पुल लगाता है, गुरुत्वाकर्षण खिंचाव बल लगाता है। इस ग्रेविटेशनल पुल की वजह से ही जो गैसेस होती हैं वो अर्थ के इन्फ्लुएंस में रहती हैं, अर्थ के एटमॉस्फेयर का निर्माण करती हैं। क्लियर? ग्रेविटेशनल पुल जो है अर्थ का वो सबसे ज्यादा कहां पे होगा, सबसे ज्यादा सबसे इसके नजदीक होगा। जैसे हम दूर जाते जाएंगे तो जो अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल है वो कम होता जाएगा। तो क्योंकि अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल इसके सरफेस पे सबसे ज्यादा होगा तो यहां पे गैसें सबसे ज्यादा डेंस होंगी। जैसे ऊपर जाते जाओगे डेंसिटी कम होती जाएगी। क्यों कम होती जाएगी? क्योंकि अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल कम हो गया। तो पुल कम हो गया तो डेंसिटी कम हो जाएगी, और ऊपर जाओगे तो और कम डेंस। क्लियर? इसको ऐसे आप समझिए कि गैसेस का भी तो कुछ वेट होगा, ठीक है। अब वो वेट होगा, अर्थ उस पे क्या लगाएगी, ग्रेविटेशनल पुल लगाएगी, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल पुल या गुरुत्वाकर्षण बल सबसे ज्यादा कहां पे है, अर्थ के सरफेस के सबसे नजदीक। तो यहां पे सबसे ज्यादा गैसेस रहेंगी। जहां पे कम ग्रेविटेशनल पुल है वहां पे कम डेंस गैसेस रहेंगी। तो वही है, यहां पे सबसे ज्यादा ग्रेविटेशनल पुल है नजदीक, तो यहां पे गैसेस बहुत डेंस हैं। जैसे ऊपर जाओगे डेंसिटी कम होती जाएगी, ठीक है। तो अब आपको बेहतर समझ में आ गया होगा ये चीजें। तो जैसे आप अर्थ के एटमॉस्फेयर में ऊपर जाते जाएंगे एटमॉस्फेयर की डेंसिटी कम होती जाएगी, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया। अब क्योंकि गैस एटमॉस्फेयर की डेंसिटी कम है, तो अगर आप मान लीजिए कोई माउंटेन है यहाँ पे, मान लीजिए माउंट एवरेस्ट है यहाँ पे, तो जब माउंट एवरेस्ट पे आप ऊपर क्लाइम करोगे, यहाँ पे जब आप ऊपर क्लाइम करोगे तो यहाँ पर तो गैसेस बहुत डेंस हैं, लेकिन जैसे आप ऊपर जाते जाओगे डेंसिटी कम होती जाएगी ना। तो डेंसिटी कम होती जाएगी, तो अब जब आप यहाँ पे पीक पे हैं तो वहाँ पे आपको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होगी कि नहीं। तो इसीलिए जो क्लाइंबर्स होते हैं वो क्या होता है, उनको जैसे वो क्लाइंब करते हैं चोटियों पर तो उनको ब्रीदिंग की प्रॉब्लम होती है। क्यों? क्योंकि अब एयर की डेंसिटी वहां पे क्या हो गई, बहुत कम, एयर बहुत रेयरर हो गई, विरल हो गई, ठीक है। तो जितनी एयर उनको चाहिए उतना वो इनहेल नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए उनको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो ये हो गया आपका एटमॉस्फेरिक डेंसिटी। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसको आप एक बार स्लाइड को देख लीजिए, फिर मैं आपको समझाता हूँ।
ठीक है, स्टार्ट करते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो इसमें देखिए पहला स्टेटमेंट कहता है द एटमॉस्फियर एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द अर्थ। जो वायुमंडल है वो पृथ्वी पर दबाव लगाता है, प्रेशर एक्सर्ट करता है। इसको आप ऐसे समझिए, ये है अर्थ और ये है मिक्सचर ऑफ गैसेस जो कि अर्थ के एटमॉस्फेयर का निर्माण करती हैं। ठीक है, अब इनका भी तो कोई वेट है ना, अगर ये वेट है, इनका भी तो एक वेट होगा। इस वेट के कारण जो अर्थ का सरफेस है उस पर क्या लगेगा, प्रेशर लगेगा कि नहीं। मान लीजिए इस प्लेस को हम चुने, इस प्लेस को, तो यहां पे कितना प्रेशर लग रहा है, ये जो इसके ऊपर की जितनी भी गैसेस हैं 1600 किलोमीटर तक, इसके इस पॉइंट के ऊपर जितनी भी गैसेस हैं वो सब इस पॉइंट पे क्या लगा रही होंगी, प्रेशर लगा रही होंगी कि नहीं। क्लियर। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दबाव। ठीक है, इसको इस तरीके से आप समझिए। ये जो गैसेस हैं, इन गैसेस का एक वेट है, ये वेट कहां पे एग्जर्ट हो रहा है, अर्थ के सरफेस पे। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर या वायुमंडलीय दबाव। ठीक, फिर इसको डिटेल में बहुत एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, आगे की क्लासेस में आपको इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसको ईज आउट करूंगा, बट अभी आप इसको थोड़ा सा मोटा मोटा समझ लीजिए। फिर अगला स्टेटमेंट है दिस वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, सम एरियाज एक्सपीरियंस हाई प्रेशर एंड सम एरियाज एक्सपीरियंस लो प्रेशर। यह कह रहा है कि अर्थ के सरफेस पे जो प्रेशर होता है वो चेंज होता रहता है, कहीं पे ये हाई प्रेशर होता है और कहीं पे लो प्रेशर होता है। ठीक है, तो स्टेटमेंट कह रहा है कि अर्थ का जो पूरा सरफेस होता है उस पे यूनिफॉर्म प्रेशर नहीं होता है, कहीं पे तो कम प्रेशर है, कहीं पे लो प्रेशर है और कहीं पे हाई प्रेशर है। ठीक है, अब अगला स्टेटमेंट कहता है कि क्योंकि कहीं पे हाई प्रेशर है और कुछ अलग किसी सरफेस पे लो प्रेशर है, इसकी वजह से विंड चलती हैं, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर विंड चलती हैं। अब इस पूरे मैकेनिज्म को हम समझते हैं कि क्यों लो प्रेशर कहीं पे क्रिएट होता है, क्यों कहीं पे हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है, फिर उसकी वजह से विंड क्यों चलने लगती हैं, ये मैं आपको समझा देता हूं। देखिए इस डायग्राम को आप देखिए, ये है लो प्रेशर, ये है अर्थ का सरफेस, ये है अर्थ का सरफेस जो येलो में आप देख रहे होंगे। ठीक है, और ये एटमॉस्फेयर। ठीक है, ये है सरफेस। अब इस सरफेस पे ये वाला क्या है, लो प्रेशर एरिया, ये है लो प्रेशर एरिया। ठीक है, और ये है हाई प्रेशर एरिया। ये अर्थ के सरफेस पे चलने वाली विंड, फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ठीक है, अब इसको समझें आप, यहां पे लो कैसे क्रिएट हुआ, यहां पे हाई कैसे हुआ, यहां पे विंड कैसे आई। होता यह है कि किसी जगह पे लो प्रेशर क्यों क्रिएट होता है। मान लीजिए ये है सन, ये है अर्थ, ये है अर्थ का सरफेस, और इस अर्थ के सरफेस में मान लीजिए ये प्लेस। अब इस प्लेस पे सोलर जो सन की रेडिएशन था वो पड़ रहा था। ठीक है, अब होगा क्या इसकी वजह से, ये सन की रेज हैं और ये इस एरिया पे पड़ रही थी। इसकी वजह से क्या होगा, ये जो लैंड का एरिया है, ये जो एरिया है, ये क्या हो जाएगा, इस हीट को एब्जॉर्ब करेगा, गर्म हो जाएगा। ये जब ये लैंड का एरिया हीट को एब्जॉर्ब करके, सोलर हीट को एब्जॉर्ब करके गर्म हो जाएगा, तो इसके कांटेक्ट में
जो यहाँ पे गैसेस हैं, जो यहाँ पे गैसेस हैं, जो इस लैंड एरिया के कांटेक्ट में है, ये भी हीटेड हो जाएंगी, ये भी गर्म हो जाएंगी। जब ये गर्म होंगी तो उसके बाद क्या होगा, किसी चीज को आप गर्म करते हैं, हीटेड हो जाएगी। अगर गर्म हो जाएगी, किसी भी चीज को गर्म करोगे तो क्या हो जाएगा, वो एक्सपैंड हो जाएगा। और अगर वो एक्सपैंड हो जाएगा तो इसका मतलब क्या है, वो लाइट या हल्का हो जाएगा। ठीक है। और कोई चीज अगर हल्की हो जाती है तो उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, ऊपर उठने की। समझे आप बात, फिर से समझते हैं। ये लैंड का वो एरिया था जहां पे काफी ज्यादा सोलर रेडिएशन आ रहा था। इसकी वजह से इस लैंड के एरिया ने हीट एब्जॉर्ब कर ली। इस लैंड एरिया के कांटेक्ट में जो गैसेस हैं वो भी हीट हो जाएंगी, वो हीटेड हो जाएंगी। ठीक है, क्योंकि ये हीटेड लैंड के कांटेक्ट में है। जब ये गैसेस हीटेड होंगी, किसी चीज को गर्म करोगे तो वो एक्सपैंड हो जाएगी, फैल जाएगी। और अगर कोई चीज फैल जाएगी तो उसका मतलब क्या है, वो हल्की हो जाएगी। ऑब्वियस सी बात है, लाइट हो जाएगी। अगर कोई चीज लाइट वेट हो जाएगी तो अगली चीज क्या होती है कि जो भारी चीज है वो नीचे आती है, जो लाइट है वो ऊपर जाती है। अगर लाइट हो गई तो ये ऊपर चली गई। तो इसकी वजह से होता क्या है, यहां पे ऐसे समझिए आप कि ये जो गैसेस थी ये क्या होती हैं, ऊपर की तरफ चली जाती हैं। और अभी हमने क्या देखा था कि प्रेशर क्या होता है। हमने देखा था ये है अर्थ, ये है इस पे कोई प्लेस, तो इस प्लेस पे पड़ने वाला प्रेशर क्या है, इसके ऊपर की जो गैसेस हैं ये जो वेट लगा रही है इस एरिया पे, वही इसका प्रेशर होता है। तो अभी हमने क्या कहा कि लैंड के इस एरिया पे जो गैसेस थी, जो इस पे प्रेशर लगा रही थी, वो क्या हुई गैसेस, वो सब इसकी यहां से उठ के ऊपर चली गई यहां पे, अब गैसेस नहीं बची। ठीक है, अब यहां पे गैसेस नहीं बची, ये सब गैसेस क्या हो गई, गर्म होके ऊपर उठ गई। अब अगर गर्म होके ऊपर उठ गई तो यहां पे जो प्रेशर होगा वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा कि नहीं। समझे आप बात इसको। यहां की जो गैसेस थी वो गर्म होके ऊपर उठ गई, तो क्योंकि गर्म होके ऊपर उठ गई तो यहां पे अब कौन सा जोन क्रिएट हो जाएगा, लो प्रेशर जोन। ठीक है, क्योंकि प्रेशर किस चीज का पड़ता है, जो वेट होता है गैसेस का, गैसेस का वेट ही अर्थ के सरफेस पे प्रेशर डालता है, दबाव डालता है। अब अगर वो गैसेस ही हीट होके ऊपर चली गई तो ऑब्वियस सी बात है वहां पे लो प्रेशर क्रिएट हो गया। तो इस तरीके से किसी भी लैंड एरिया पर लो प्रेशर क्रिएट होता है। ठीक है, ये समझ में आया आपको। अब समझिए होता क्या है इसके आगे का स्टेप। यहां पे वैक्यूम क्रिएट हो गया ना, यहां की जो गैसेस थी वो ऊपर चली गई, तो यहां पे वैक्यूम क्रिएट हो गया। अब किसी जगह पे अगर वैक्यूम क्रिएट होता है तो वो आसपास के एरिया से एयर को सक करेगा। ठीक है, यहां की गैसेस हीट होके ऊपर चली गई, यहां पे वैक्यूम क्रिएट हो गया। वैक्यूम क्रिएट हुआ तो ये आसपास के एरिया से सक करेगा एयर को। ठीक है, इसके साथ क्या होगा, ये आई इस हीटेड लैंड के साथ ये भी गर्म हो गई और ये भी राइज होके ऊपर चली गई। तो ये मैकेनिज्म होता है लो प्रेशर जोन क्रिएट होने का और इंटेंसिफाई होने का। सबसे पहले कोई भी लैंड हीटेड अप हो जाता है जब वहां पे सोलर रेडिएशन ज्यादा पड़ता है, फिर उस हीटेड अप लैंड के संपर्क में जो गैसेस होती हैं वो भी हीट हो जाती हैं, एक्सपैंड हो जाती हैं, हल्की हो जाती हैं, एटमॉस्फेयर में ऊपर चली जाती हैं। नीचे वैक्यूम क्रिएट होता है, उस वैक्यूम क्रिएट होने से आसपास की एयर वहां पे सक होने लगती है और वो भी हीट अप होके ऊपर चली जाती है और ये मैकेनिज्म कंटिन्यू रहता है। अब ये जो गैसेस ऊपर गई, ये देखिए जो यहाँ पे गैसेस ये ऊपर गई,
राइज कर गई, ये अपर एटमॉस्फेयर में जाके क्या होती हैं, डाइवर्ज हो जाती हैं। ठीक है, डाइवर्ज होते होते ठंडी हो गई, क्योंकि हीट का सोर्स क्या था, लैंड, हीटेड लैंड। अब इससे जितना दूर जाती जाएंगी ये ठंडी हो जाती जाएंगी गैसेस। तो गैसेस जितना ज़्यादा दूर चलती जाती हैं ठंडी होती जाती हैं, और ठंडी होने के बाद कोई भी चीज़ का वेट क्या होता है, जब कोई चीज़ ठंडी होती है तो उसका वेट बढ़ जाता है। वेट बढ़ जाता है तो जो अर्थ का ग्रेविटी फोर्स है वो इसको क्या करेगा, पुल डाउन करा देगा, नीचे की तरफ सिंक कर जाएंगी। और जहां पे ये सिंक करेंगी, ठंडी हो गई यहां तक, यहां पे कूल डाउन होती जा रही हैं। अब इनका वेट बढ़ गया, वेट बढ़ गया तो उसकी वजह से क्या होगा, अर्थ की ग्रेविटी इसको पुल डाउन कर देगी, सिंक हो जाएगी। अब जिस लैंड एरिया पे, ये था लैंड का एक एरिया, जहां पे ये सिंक करेंगी तो वहां पे प्रेशर क्या होगा, बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा, क्योंकि प्रेशर फिर से समझिए क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, गैसेस का वेट। अब यहां पे और गैसेस आती ही जा रही है नीचे, तो जितनी ज्यादा गैसेस आएंगी वेट बढ़ता जाएगा, यहां पे इस लैंड के एरिया पे वेट बढ़ता जाएगा। क्यों, क्योंकि ऊपर से गैसेस सिंक हो रही हैं यहां पे। तो यहां पे कौन सा जोन क्रिएट हो जाएगा, हाई प्रेशर, और यहां पे लो प्रेशर। इस तरीके से लो प्रेशर और हाई प्रेशर जोन्स क्रिएट होते हैं। और सरफेस पे क्या हो रहा है, इस वैक्यूम को भरने के लिए हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ एयर चलने लगती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, विंड। ठीक है, समझ आया आपको। सोलर रेडिएशन आया किसी भी जगह पे, लैंड हीट हुआ, उसके कांटेक्ट में जो एयर है वो हीट हुई, एक्सपैंड हुई, लाइट हुई, राइज हो गई ऊपर, नीचे वैक्यूम क्रिएट हो गया। वो वैक्यूम क्रिएट होने की वजह से वो आसपास की एयर को सक करेगा। जो ऊपर गर्म गई होकर जो एयर गई वो धीरे धीरे अपर एटमॉस्फेयर में ट्रेवल करते करते ठंडी हो जाती है, कूल हो जाएगी, फिर उसका वेट बढ़ जाएगा, ग्रेविटी की वजह से सिंक कर जाएगी। जहां पे सिंक करेगी वहां पे वो वेट एक्सर्ट करेगी, तो वहां पे हाई प्रेशर हो जाएगा, यहां पे लो प्रेशर था, और सरफेस पे इस वैक्यूम को भरने के लिए हाई से लो की तरफ जो एयर चली उसको हम क्या कहते हैं, विंड। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको और कॉम्प्लेक्स और जो इसका एडवांस्ड लेवल है वो आपको मैं आगे आने वाली जो 8th 9th स्टैंडर्ड क्लासेस है वहाँ पे बताऊँगा। वहाँ पे कन्वर्जेंस मैकेनिज्म, डाइवर्जेंस मैकेनिज्म सब पढ़ाऊँगा आपको। अभी के लिए आपको ये इतना आई होप समझ में आ गया होगा, कैसे लो प्रेशर क्रिएट होता है, कैसे हाई प्रेशर क्रिएट होता है, और विंड कैसे चलती है। अब एक कैरेक्टरिस्टिक्स हम और देख लेते हैं अर्थ के एटमॉस्फेयर की, और वो है एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। वायुमंडलीय तापमान। तो जो अर्थ का टेम्परेचर होता, अर्थ के एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर होता है, एटमॉस्फेयर में जैसे हम अर्थ के सरफेस से ऊपर जाते हैं वो क्या होता जाता है, कम होता जाता है, डिक्रीज होता जाता है। ठीक है, इस डायग्राम को आप जरा एक बार ध्यान से देखिए। इसमें ये क्या है, ये है अर्थ का सरफेस, ये है अर्थ सरफेस, ये है सन, हीट का एकमात्र सोर्स जो है। इससे क्या आ रहा है, सोलर रेडिएशन। ये रेडिएशन क्या होता है, अर्थ एब्जॉर्ब करती है, अर्थ का जो सरफेस है इस रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती है। ठीक है, अर्थ का जो सरफेस है, ये वाला जो अर्थ का सरफेस है,
ये है आपका सन। ये किससे बना होता है? रॉक से बना होता है कि नहीं? चट्टानों से बनकर बना होता है, मतलब सॉलिड है। सॉलिड है तो हीट को क्या करेगा? ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा। तो जो अर्थ है वो क्या हो जाएगी? इस हीट को एब्जॉर्ब करके गर्म हो जाएगी। अर्थ का सरफेस गर्म हो जाएगा, हीटेड अप हो जाएगा। ठीक है। अब इसके कांटेक्ट में जो एयर है वो उसमें क्या होगा? अगर अर्थ का सरफेस हीटेड अप हुआ तो इसके कांटेक्ट में जो एयर है वो भी हीट हो जाएगी। क्यों? कंडक्शन से, कन्वेक्शन से। वो प्रिंसिपल्स क्या है कि हीट किधर से किधर फ्लो होती है? हाई हीटेड ऑब्जेक्ट से लो हीटेड ऑब्जेक्ट की तरफ, ज्यादा गर्म से कम गर्म की तरफ। तो ये ज्यादा गर्म है, ये कम गर्म है, दोनों कांटेक्ट में है, तो इसकी वजह से होगा क्या? हीट ट्रांसफर होगा। और इस हीटेड अर्थ के सरफेस से कांटेक्ट में आने वाली गैसेस भी क्या होंगी? वो भी गर्म हो जाएंगी। लेकिन ज्यादा गर्म कौन है? ज्यादा गर्म ये है अर्थ का सरफेस, क्योंकि ये सॉलिड है, इसने एब्जॉर्ब किया है हीट को, ज्यादा एब्जॉर्ब किया है क्योंकि ये सॉलिड है। ठीक है। अब इसके कांटेक्ट में जो इन गैसेस, ये जो गैस की लेयर है, इसके कांटेक्ट में जो इसके ऊपर की लेयर है ये कम गर्म होगी, तो यहां से यहां हीट ट्रांसफर होगी। लेकिन हो क्या रहा है? ये सबसे गर्म, उससे कम ये गर्म, इसके कंपैरिजन में ये ज्यादा गर्म, ये कम गर्म। जैसे जैसे आप ऊपर जाते जा रहे हो हीट ट्रांसफर होती जा रही है, लेकिन जो सोर्स है वो हमेशा ज्यादा गर्म रहेगा। तो हम यहां पे क्या देख रहे हैं? जैसे जैसे हम अर्थ के एटमॉस्फेयर में ऊपर जाते जा रहे हैं, टेम्परेचर क्या होता है? डिक्रीज होता जाता है, कम होता जाता है। ठीक है। अब इसमें भी अभी ये जो प्रॉपर्टी है ये केवल ट्रोपोस्फियर तक ही आपकी एक्ट करती है। जैसे आप जाएंगे, अभी मैं आगे आपको बताऊंगा कि स्ट्रेटोस्फियर में कैसे ये प्रॉपर्टी एडवर्स हो जाती है, उल्टा हो जाती है। लेकिन अभी के लिए आप इतना जान लीजिए कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में जैसे जैसे हम एटमॉस्फेयर में ऊपर जाते हैं, हाइट बढ़ती जाती है, जो टेम्परेचर है वो कम होता जाता है। क्लियर? इसीलिए जब आप पहाड़ों पर जाते हैं तो क्या होता है आपको? जब आप माउंटेन्स पे जाते हैं तो आपको वहाँ पे कम टेम्परेचर लगता है। ठीक है। इसीलिए तो कम टेम्परेचर लगता है। क्यों? क्योंकि आपने एटमॉस्फेयर में जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे टेम्परेचर एटमॉस्फेयर का कम होता जाएगा। ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ गया होगा। तो हमने आज के लेक्चर में क्या क्या देखा? हमने सबसे पहले देखा एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर, फिर एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन, और फिर एटमॉस्फेरिक डेंसिटी, प्रेशर और टेम्परेचर। तो आज के लेक्चर में हमने एटमॉस्फेयर वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया। जो नेक्स्ट लेक्चर आपका होगा वहां पे मैं आपको बायोस्फीयर बता दूंगा। तो जो आपका चैप्टर 5 है मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ, वहां पे जाके वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।